बेसिक मेजर माइनर कॉर्ड्स भी नहीं आते, भले ही तुम दुनिया के सबसे टॉप म्यूजिशियन के एकेडमी में जाओ या म्यूजिक प्रोड्यूसर के एकेडमी जाओ, आप यहाँ से उठाओ डालो, अरे उसको पता ही नहीं सी मेजर में कौन से नोट बजते हैं। पुराने जमाने में ना बहुत सारे म्यूजिशियन एक साथ आके काम करते थे, वो स्टाइल ही चला गया है जहाँ पे हम इंट्रोडक्शन करते थे। अगर आपके पास अगर नॉलेज अच्छा है ना तो आप जीरो से हीरो बन सकते हो, किस बड़े सेलिब्रिटी के एकेडमी या कोई बड़ा आदमी सिखा रहा है। मैं समझ लेता हूँ कि सी मेजर चाहिए ना, आपको नोट्स मालूम होने चाहिए कि उसमें CEG लग रहा है, क्योंकि मोटो यही है कि यहाँ से जाने के बाद बच्चों के हाथ में करियर होना चाहिए। तो वो अच्छी चीज है कि भाई मैं वहाँ पे मैं जाना चाहता था, वहाँ पे मेरे स्टूडेंट जाके काम कर रहे हैं, इससे बढ़िया क्या चीज होगी। हेलो व्यूअर्स, आप सभी का द ऑडियो कल्चर पॉडकास्ट में स्वागत है। मेरे साथ में मानसी जी हैं। आज का हमारा जो पॉडकास्ट है उसका टॉपिक है म्यूजिक प्रोडक्शन एंड ऑडियो इंजीनियरिंग, और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ में सुप्रसिद्ध संगीतकार और साउंड इंजीनियर अवधूत पाटोळे जी उपस्थित है। आपका इस पॉडकास्ट में स्वागत है। धन्यवाद सर। किसी स्टूडेंट्स को ये क्षेत्र में आकर, इस फील्ड में आकर करियर बनाना है तो आप कैसे जाते हो, आप उसको गाइड कैसे करते हो और आपका तरीका क्या है? सगळ्यात महत्वाचा प्रॉब्लेम मी खूप फेस केलाय की अकॅडमीसाठी मुलं बघतायत, पण अकॅडमीवरती काय बघितलं जातं की कोणता मोठा सेलिब्रिटी आहे जो तिथं अकॅडमीवरती आहे, किंवा कोणत्या मोठ्या सेलिब्रिटीची अकॅडमी आहे, किस बड़े सेलिब्रिटी की अकॅडमी या कोई बड़ा आदमी सिखा रहा है। उनके पास उनका इतना काम पड़ा होता है, वो आपको आके पर्सनली नहीं टीच करेंगे, और वो आपको आपका काम, उनका काम थोड़ी आपको टीच करने वाले नहीं करेंगे कभी भी। बिल्कुल वो गलत चीज है कि आप उस आदमी के नाम की वजह से वहां पे जाते हो। तो चकाचौंध के पीछे लोग जाते सही हैं, है, ये बहुत बात सही ज्यादा है। मैं समझ रहता हूँ कि आप सिलेबस देखो जी, आप ट्रीटमेंट देखो, आपको क्या सीखने मिलेगा देखो। अगर आपके पास अगर नॉलेज अच्छा है ना तो आप जीरो से हीरो बन सकते हो। अगर नॉलेज ही नहीं है भाई, जाके किसी भी बड़े आदमी के पास अगर आपको सारा सारेगामापधनिसा भी नहीं बजाना आता है, बेसिक मेजर माइनर कॉर्ड्स भी नहीं आते, भले ही तुम दुनिया के सबसे टॉप म्यूजिशियन के एकेडमी में जाओ या म्यूजिक प्रोड्यूसर के एकेडमी जाओ, आप वहाँ पे भी जीरो होगी। वहाँ पे सीखने क्या मिलेगा, वो मेन इंपॉर्टेंट है कि आपको सिलेबस में कौन कौन सी चीजें इंक्लूडिंग है, आपको वहाँ पे सिलेबस के हिसाब से क्या हेल्प मिलेगी, आपके अंदर क्या खामियां है वो वहाँ पे की जाएगी प्रोसेस या नहीं की जाएगी। दूसरी चीज ऐसे कि आपको साउंड प्रोसेसिंग में वहाँ पे क्या सीखने मिलेगा। तीसरी चीज ऐसे कि आपको एक्स्ट्रा एडवांस नॉलेज वहाँ पे क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। उसमें इंस्ट्रूमेंट सिखाया जाएगा नहीं जाएगा। आप ऐसे ही नहीं कि सिर्फ उनके नाम पे एकेडमी, मतलब मैंने बहुत देखा, मतलब मेरा अच्छा फ्रेंड एक मेरे साथ में अभी बहुत लोगों को अभी समझ में आएगा, बहुत बड़े एकेडमी में उसका एडमिशन था जी, और हम अपने घर में सीख रहे जी, हम खुद से कर रहे प्रैक्टिस और ये सारी चीजें यूटिलाइज कर रहे। तो वहां से पास आउट होके वो सारी चीजें करके उनको बेसिक मिक्सिंग मास्टरिंग और बेसिक प्रोडक्शन को नॉलेज पता नहीं था, जो कि मिडी ओरिएंटेड था जी। तो मतलब उनके क्लासरूम में मिडी कीबोर्ड भी नहीं थे, नहीं है। और वो बोल रहे कि पियानो रोल में जाके मिडी असाइन करके फिर आप म्यूजिक पीसेस कैसे करोगे, कैसे करोगे। हाँ, बहुत लोग करते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप अगर प्रोफेशनल में जा रहे हो तो आप वो माउस लेके वहां पे मिडी में क्लिक क्लिक करके पीसेस बनाओगे, या पियानो का अच्छा नॉलेज समझ के, कॉर्ड्स का अच्छा नॉलेज समझ करके वो टाइम टू टाइम बजा के उसको मिडी में लेके क्वांटाइज करोगे। प्रैक्टिकल नॉलेज और ये बहुत डिफर करता है ये चीज है। तो और कॉर्ड बैंक, मतलब मैंने ऐसे भी एकेडमीज देखे बहुत बड़े बड़े की वहाँ पे आपको एक कॉर्ड बैंक दी जाती है, उनको मिडी कॉर्ड बैंक, मतलब आपको गाना बनाना है वहाँ पे जाओ, सी मेजर का कॉर्ड वहां से उठाओ डालो, यहाँ से उठाओ डालो, अरे उसको पता ही नहीं सी मेजर में कौन से नोट बजते हैं। और वो नोट्स भी कैसे पता था सर, पता है मैं मतलब एक सेमिनार में, एक मेरा और एक एकेडमी के टीचर का एक सेमिनार था एक बहुत बड़े एकेडमी में कोलाबा में। तो वहाँ पे हम गए थे, तो वो टीचर आए और उन्होंने स्केल्स बताना स्टार्ट किया और कॉर्ड्स बताए कैसे कि पहला कॉर्ड एक लगाना, फिर 2 नोट स्किप करने के बाद एक नोट दबाना, फिर 2 नोट स्किप करने के बाद एक नोट दबाना, ऐसे आपको मेजर कॉर्ड मिलता है। मैं यहाँ पे बैठा, अरे ऐसे भी होता है।
और हम इतने साल से म्यूजिक कर रहे हैं। फिर उस बंदे को मालूम ही नहीं ना उसमें कौन से नोट Right. आने हाँ। चाहिए। Yes. मैं समझ लेता हूँ कि सी मेजर चाहिए ना, आपको नोट्स मालूम होने चाहिए कि उसमें सी ई जी लग रहा है। बराबर है। माइनर होगा तो आपका थर्ड नोट फ्लैट होगा, आपको ई फ्लैट होगा। Yes. मतलब हम उसमें मराठी में बोल सकते हैं कि सा ग प होगा तो ग कोमल हो सकता है। Yes. ये इंफॉर्मेशन मालूम होनी चाहिए। एक बेसिक नॉलेज तो पता होना हाँ ना, चाहिए, लाइक तो आप वो तभी कर नंबर पाएंगे। काउंट कर करके कॉर्ड्स कितने लगाओगे? नहीं आपको लगा नोट्स पाओगे। मालूम नहीं, ऐसे तो कॉर्ड स्ट्रक्चर भी नहीं नहीं बनेगा। बनता है। और कॉर्ड स्ट्रक्चर नहीं बनेगा तो प्रोग्रामिंग कैसे बनेगा? प्रोग्रामिंग नहीं Exactly. बनेगा तो प्रोग्रेशन कैसे Progression बनेगा? नहीं बना, हाँ। तो मैं अपने व्यूअर्स को बिल्कुल ये बताना चाहूँगा कि अवधूत पटोले सर सिर्फ संगीतकार ही नहीं है, कई सारे प्रोजेक्ट्स इनके नाम पर है। और जब एक एक्सपीरियंस इंसान आपको इस तरीके का एजुकेशन देता है बड़ी फॉर्मल तरीके से, जिन्होंने बहुत रिसर्च करने के बाद में इस कोर्स को तैयार किया है और उसको बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं, और कई सारे इंस्टीट्यूट्स में इनका सिलेबस पढ़ाया जाता है जहाँ पर वो व्यक्तिशः जा नहीं पाते हैं, तो ऐसे एक्सपीरियंस के साथ में जब इस तरीके का कोर्स वो सीखते हैं तो इन विद्यार्थियों को क्या लाभ होता है? अभी तो मैं भी बहुत साल से प्रोडक्शन का सीखने के लिए ट्राई किया था। तो मुझे जहाँ पे प्रोडक्शन की दिक्कतें आई थी, वो सारी दिक्कतों को मैंने दिमाग में रखे सिलेबस डिजाइन किया। पहला सिलेबस जो सबसे पहला सिलेबस था, तो वो सिलेबस सिखाते समय भी कुछ बच्चों को जो कुछ भी दिक्कतें आई उनको फिल्टराइज करके मैंने लास्ट सिलेबस बनाया, जो मेरा थर्ड सिलेबस था। थर्ड वन। तो वो सिलेबस कम से कम 3 साल हो गए मैं अच्छे से रन कर रहा हूँ, और वहाँ से सीखे हुए बच्चे बहुत अच्छे स्टूडियोज में अच्छे म्यूजिक लेवल के साथ अभी काम कर रहे हैं। बहुत लोगों के हिट्स गाने हैं और उनकी प्रोफाइल में मैं आपको बता सकूंगा। तो ये सारे बंदे हैं जो बैकबोन करके काम कर रहे हैं मेरे साथ। तो सिलेबस मैटर करता है, आप वहाँ पे क्या सिखाओगे। जैसे कि आपका क्वेश्चन था कि हम बच्चों को उससे क्या मिल रहा है जी। तो यही तो है कि बच्चे वहां से सीख के 1 महीना 2 महीना 3 महीने की इंटर्नशिप करके स्टूडियो में एज अ रिकॉर्डिंग इंजीनियर जॉब कर रहे हैं, जी, एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर लेबल्स के लिए काम कर रहे हैं, बढ़िया, सीरियल्स में बैकग्राउंड के लिए काम कर रहे हैं। जी, कोई तो खुद का ही सेटअप लगा के यूट्यूब पे गाने प्रमोट करके अर्निंग कर रहे हैं। हाँ, उनको भी थोड़ा टाइम लगा, लेकिन उनका म्यूजिक अच्छा था इसलिए लोग ले रहे। ऐसे तो मेरे पास एक बंदा था जो जीरो से आया था, उसको हारमोनियम कीबोर्ड बीबोर्ड कुछ म्यूजिक का नॉलेज नहीं, सिर्फ म्यूजिक करना था, पसंद था जी। तो उनको भी अभी हम ट्रेन कर रहे हैं। कम से कम 7-8 महीने हो गए उनको मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। अभी वो प्रो कीबोर्ड पियानो बजाता है, मतलब वो यूट्यूब का कोई भी गाना सुन के बजाता है। और आप में मेरे किसी भी स्टूडेंट को आप पूछ सकते हो, आप मतलब मिलते ही हैं हमें बाहर तो वो सारी चीजें वहाँ पे इंक्लूडिंग क्या है, मेरे सिलेबस में मैंने डिजाइन करते समय रखा है प्योर म्यूजिक थ्योरी। वहाँ पे मैंने मेनली काम किया है म्यूजिक थ्योरी के ऊपर, बच्चों को इंस्ट्रूमेंट टीचिंग करने के, जहाँ पे मैंने इंस्ट्रूमेंट में पियानो लिया है क्योंकि वो प्रोडक्शन में मिडी के तौर पे यूज इस्तेमाल होता है। तो पियानो की म्यूजिक थ्योरी हमें मेलोडी भी सिखाती है, जैसे हमने बात की जी, हमें रिदम भी सिखाती है जी, हमें टाइम सिग्नेचर भी सिखाती है, हमें कॉर्ड्स भी सिखाती है। तो वो सारा नॉलेज गेन करके मैं वहाँ पे इंडियन क्लासिकल देता हूँ, वेस्टर्न म्यूजिक देता हूँ, जैसे कॉर्ड्स का नॉलेज बोला जाता है। उसके बाद में जैज म्यूजिक जो थोड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड्स है, वहाँ पे थोड़े अलग तरीके के साउंड्स, अलग तरीके के कॉर्ड्स लगते हैं। तो ये सारी चीजें मैं वहाँ पे टीच करता हूँ। उस वजह से बच्चों का क्या होता है कि आप उनको स्पेक्ट्रम यूज मिलता है, उनको इंडियन स्वर का भी नॉलेज होगा, वेस्टर्न का भी होगा, जाज थोड़े हटके स्वर का भी नॉलेज होगा। यस, फिर बाद में स्टाफ नोटेशन, जहाँ पे वो सिम्फनी रीड, सिम्फनी मतलब जो ऑर्केस्ट्रेशन वॉयलिन्स का सब ग्रुप बैठ के बजाता है, तो वहाँ का सिम्फनी का नॉलेज रीड और राइट करने के लिए मैं पहले स्टाफ नोटेशन सिखाता हूँ। फिर अरेंजमेंट में गिटार अरेंजमेंट, सारे इंस्ट्रूमेंट का एक अरेंजमेंट, हर एक जॉनरास में, मतलब ईडीएम से लेके भावगीत, भजन, भक्ति गीत, रोमांटिक सॉन्ग, आइटम नंबर, सारी चीजें मैं वहाँ पे कवर करता हूँ। जब ये सब कुछ जान रहे सुनाई पड़ रहा है कानों पर, तो एक सवाल जो दिल में उभर रहा है वो ऐसा है ना कि ये नए जमाने का गाना और कुछ पुराने जमाने के गाने, जैसे पुराने गाने जो होते थे इसमें ऑर्केस्ट्रा और परकशंस बहुत ज्यादा होते थे, और शुरुआत जो होती थी गाने की वो भी काफी मेलोडियस हुआ करती थी। तो वो जो एक मेजर फर्क है पुराने
पुराना और नया, आप थोड़ा बताना चाहेंगे उसके बारे में कि क्या फर्क है ये, मुझे इसमें और तो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है इसके बारे में? मुझे इसमें तो ज्यादा सर यही लगता है कि पुराने जमाने में ना बहुत सारे म्यूजिशियन एक साथ आके काम करते जी। थे, और हर एक इंस्ट्रूमेंट प्लेयर वहाँ का उस इंस्ट्रूमेंट में दिग्गज था, जी। बजाने वाला। तो वो हर गाने में अपना खुद का जान डालता था, खुद के आउटपुट्स देता था कि जी। अरे ये मैं यहाँ पे ये वायलिन का पीस बजा सकता हूँ, बस अरे मैं बिल्कुल। यहाँ पे ये फ्लूट का यहाँ पे ये सितार का। हाँ, वहाँ हाँ। उस टाइम के अरेंजर लोग भी उनको अप्रिशिएट करते थे कि भाई हाँ आप यूज करके देखो, ये साउंड अच्छा लग रहा है तो हम रख पाएंगे। तो ये सारी चीजें होके ना इतने सारे म्यूजिशियन के साथ बैठ के वो गाना बनता था। फिर पीसेस बनते थे, पहले फ्लूट का सेक्शन स्टार्ट हुआ, बीच में थोड़ा संतूर आ गया, हाँ, फिर हाँ। वो थोड़ा सा से ट्रम्पेट विम्पेट में हॉर्न्स में गया, Yes. फिर गिटार सेक्शन लीड पे आया, फिर से फ्लूट आया, फिर गाना स्टार्ट हुआ। Start हुआ। तो इतने म्यूजिशियन आके बैठ के हर एक जन अपना खुद का दिमाग लगा के काम करता था। अभी क्या हुआ है, एक बंद खोली के अंदर एक स्क्रीन लेके एक आदमी बैठ के काम कर रहा है, जी। उसके सामने एक सॉफ्टवेयर में साउंड से हर एक साउंड में तो हम मास्टरी नहीं कर रहे, हर एक साउंड में तो इंस्ट्रूमेंट में हम मास्टरी नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ पे उस हिसाब से वो पहले 4 कॉर्ड पे कुछ इंस्ट्रूमेंट, फिर बाद में 4 कॉर्ड पे कुछ इंस्ट्रूमेंट, सीधा गाना स्टार्ट। वो स्टाइल ही चला गया जहाँ पे हम इंट्रोडक्शन करते थे, फिर हमारा मुखड़ा, हमारा जो ध्रुपद आता था, स्थाई आती थी, उसके बाद म्यूजिक पीस, उसके बाद हमारा अंतरा आता था, अंतरे के बाद फिर से ब्रिज होता था जो मुखड़े की लाइन फिर से हमें देती थी, उसके बाद फिर म्यूजिक पीसेस लंबा, उसके ऊपर सिनेमैटिक चीजों का इस्तेमाल किया जाता, मतलब सीन पूरा उसमें कुछ ट्रैवल दिखाया जाता था। ये सारी चीजें सोच के वहाँ पे वो पीस बड़े बड़े लंबे लंबे रखते थे, कम से कम 16-16 बार के पीसेस बनते थे। अभी 4 बार 8 बार बजाने में लोगों को बहुत तकलीफ हो रही तकलीफ है। होती है। And sir, after this course, like हम कौन सी पोजीशंस होती है जो एज अ स्टूडेंट लाइक आफ्टर पासिंग आउट दिस कोर्स कि हम वो पोजीशन एनरोल कर सकते हैं, मींस आफ्टर दिस कोर्स? ओके, अभी हम देख रहे हैं कि उस सेम कोर्स से आप जी। अगर सेपरेट कुछ चीजें करना चाहते हो तो आपके पास एक जो म्यूजिक प्रोड्यूसर, उसके बाद साउंड इंजीनियर, उसके बाद रिकॉर्डिंग इंजीनियर, मिक्स मास्टर इंजीनियर, और हम एकॉस्टिक का भी नॉलेज लेते हैं जैसे कि एकॉस्टिक इंजीनियर। हम ये 5 चीजों पे हम वर्चस्व कर सकते हैं। जी। अभी इसमें आपका स्किल ये है कि आप पांचों के पांचों को अच्छे से करो, या तो किसी 1-2-3 चीजों को लेके उसको ही Specialize कर लो, करो। स्पेशलाइज करो। तो बहुत टाइम से ऐसा हुआ है कि मेरे इतने साल में 3 बंदे ही है, मेरे 3 जी। स्टूडेंट ही है जो पांचों के पांचों सेक्शन में टॉप रह चुके हैं, क्योंकि वो करना भी ना क्या उतना करना भी पड़ता है, और आजकल के बच्चे उतना डेडिकेशन देते भी नहीं है। हाँ, जिसको करना है अच्छे से वो डेडिकेशन सुबह से शाम तक कीबोर्ड प्ले करेगा, वो सारी चीजें करेगा। बच्चों को हेल्प होती है प्रोग्रामिंग में, प्रोडक्शन में, वो हर एक जॉनराज को सीखते हैं। जी। अगर समझ लो मेरे पास म्यूजिक प्रोडक्शन का काम है और मुझे कोई रोमांटिक गाना बनाना है, अगर एक बंदे ने लाइव पूरा सिर्फ रोमांटिक गाना किया है तो सिर्फ रोमांटिक गाना बनाने के लिए मैं उसके पास जाऊंगा। लेकिन कोई एक बंदा है जिसने लाइफ में ऑल जॉनराज का काम किया है, मेरे पास किसी भी सॉन्ग की नीड आएगी, मैं किसके पास जाऊंगा? उसके पास ही जाऊंगा। भले मुझे रोमांटिक करना हो, भजन कर, कुछ भी करना हो, मैं उसके पास ही जाऊंगा। तो मैं कोर्स में भी बच्चों को वही बताता हूँ कि भाई आप पूरे जॉनराज में ट्रेन हो। बच्चे बहुत, अभी तो एक रैप और ईडीएम का बहुत ट्रेंड है, तो मैं उनको बोलता हूँ कि ये भी करो, इसमें मास्टरी करो, साइड में ये भी अच्छे से सीखो, क्योंकि यहाँ से आपको मतलब आपका ग्रॉस इनकम वहाँ से जनरेट कर लो, आना सब चाहिए। हाँ, वहाँ से कुछ ना कुछ तो आपको इनकम सोर्स मिलेगा। हाँ। बाकी इसमें आपकी पीएचडी है, इसमें आप ज्यादा एफर्ट्स दोगे वो तो अच्छा होगा ही। आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हाँ, हो। उसके बाद में साउंड इंजीनियरिंग में बोलता हूँ कि बच्चों का होता है रिकॉर्डिंग और मिक्सिंग मास्टरिंग। उसमें भी कंफ्यूज कि भाई हमें वो सर प्रोडक्शन हुआ है तो सिर्फ मिक्स मास्टर करते हैं, रिकॉर्डिंग क्यों करें? लेकिन अगर आप साउंड इंजीनियरिंग वहाँ पे अच्छे से कर रहे हो, रिकॉर्डिंग के टेक्निक्स, हम केबल कनेक्टर्स और माइक्रोफोन टेक्निक्स, अगर ये सारी चीजें पे भी काम कर ले, हाथ साफ कर ले, तो आप रिकॉर्डिंग इंजीनियर भी हो सकते हो ना। सर, ये होम सेटअप में अगर प्रोडक्शन करना है तो अंदाजन उसका बजट क्या हो सकता है?
कैसे है, अभी बहुत सारे कंपनीज का सर आया है जी। कि जैसे आपको एक बेसिक लैपटॉप होना चाहिए हम्म, और आप 4-5 हज़ार का सामान लेके भी काम कर सकते हो। ओके। वहाँ पे आपको एक हेडफोन मिल जाता है, एक हम्म। बेसिक सा और एक छोटा सा साउंड कार्ड और उसके साथ हेडफोन, और उसमें फिर थोड़ा प्रोफेशनल साउंड अच्छा और मल्टीपल चैनल्स इनपुट्स और आउटपुट्स के लिए। फिर गैजेट्स में है, आपको बड़े स्पीकर पे काम करना है, ये सारी चीज़ें, तो वहाँ पे कॉस्टिंग बढ़ जाता है। 4-5 हज़ार का वो बंडल शुरुआत है। और एक लैपटॉप आपको डिसेंट चाहिए, ना ज़्यादा ओल्ड हो क्योंकि उसके ऊपर प्लगइन्स सॉफ्टवेयर्स नहीं चलते, और आपको एक प्लगइन्स लेने पड़ते हैं, सॉफ्टवेयर्स लेना पड़ता है, सॉफ्टवेयर परचेस करना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से तो ऐसे बन पड़ रहा है कि होम सेटअप से आप शुरुआत तो कर सकते हो, लेकिन अगर प्रोफेशनली आप इसको करें तो शायद ज़्यादा फायदेमंद होगा यस और इसके होप्स भी ज़्यादा होते यस हैं। यस और वो इंस्ट्रूमेंट का भी, उनका इक्विपमेंट का भी ऐसा है कि उसकी लाइफ भी ज़्यादा बढ़ जाती है। एग्जैक्टली। हम उस इंस्ट्रूमेंट को कितने साल तक यूज करें, और बराबर। उसका साउंड क्वालिटी और वो भी उस तरीके उसमें से फर्क उसके पड़ता है। प्राइस के हिसाब से ही होगा। राइट। अगर अच्छा करोगे तो अच्छा होगा। सर आपने जब स्टार्ट किया था, व्हाट वाज योर हर्डल, मींस आपको कहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम आया था कि कहाँ ये मैं दिक्कतें सीखा- हुई हाँ, आपको उसमें? Exactly. को सबसे पहले तो दिक्कतें आई थी डॉ समझ में। जी। पहले से तो कीबोर्ड प्लेयर, हम्म, डॉ में कहाँ पे कौन सी चीज किधर है क्या, पर उस जमाने में यूट्यूब का इतना नहीं था कि यूट्यूब पे इतने ट्यूटोरियल मिल जाते थे, नहीं था। तो स्टूडियो में जाके भाई ये जी। किधर है किधर, या खुद से कुछ राइट। बंद चालू कुछ करके बहुत 1000 बार तो डॉ अनइंस्टॉल करके राइट। वो सारी चीजें सीखी कि अरे ये बटन से ये होता है, वो बटन से वो होता है, हम्म। ऐसे स्टडी किया। फिर एक मोबाइल पे ऑनलाइन पे ना एक बुक मिला कि सॉफ्टवेयर्स के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन का, तो वो बुक लिया। फिर बुक लेने के बाद उसको पढ़ के बहुत सारी चीजें समझ ली उसमें से। उसको भी पहले ट्रांसलेट किया था, वो भी पहले आया था इंग्लिश में, उसको पहले ट्रांसलेट किया, अच्छा। ट्रांसलेट करके फिर उसको समझ में लिया कि क्या हाँ। चीज़ कहाँ से क्या करना चाहिए। फिर बहुत सारे लोगों ने हेल्प की, फिर बड़े बड़े मुंबई में बहुत जगह पे अच्छे से सीखा हो, जैसे पियानो और ये सारी चीज़ें के लिए मैं देवा सर के पास सीखा हो, जी। तो उनसे भी बहुत सारी चीज़ें प्रोडक्शन के लिए हेल्प Great. मिली, कि वो खुद म्यूजिक प्रोड्यूसर थे, जी। तो उन्होंने वहाँ पे बहुत हेल्प की कि तू प्लेयर से अच्छा प्रोडक्शन में थोड़ा सा ध्यान दो। फिर उनके फ्रेंड के यहाँ से मुझको साउंड इंजीनियरिंग की हेल्प मिली, तो मैं साउंड इंजीनियर भी वहाँ से सीखा हूँ। स्टूडियोज में भी बहुत सारे काम करने के लिए उन्होंने पिच किया था वहाँ से, जी। तो वही मेन दिक्कतें आई थी। और पहले तो जहाँ तक मैं कीबोर्ड बजाता नहीं था तब तक मुझको कॉर्ड्स में दिक्कतें आती थी। फिर मैंने वेस्टर्न अच्छे से सीखा कि भाई कॉर्ड्स आना जरूरी चीज़ है। बराबर है। आज के ज़माने में ऐसा नहीं कि इंडियन इंस्ट्रूमेंट का ये कुछ है, लेकिन अगर आप हारमोनियम ये सारी चीज़ें बजाते हो, कंपोजिशन के लिए यूज़ करते हो, गाना अरेंज करने के लिए आपको सबसे मेन चीज़ है कि आपको कॉर्ड्स और ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो वहाँ पे मैंने थोड़ा वेस्टर्न और सारा कीबोर्ड सीखना स्टार्ट किया। फिर आगे जाके थोड़ा रिदम इंस्ट्रूमेंट के बारे में, रिदम इंस्ट्रूमेंट तो बचपन से मैं बजाता था पापा की वजह से, तो रिदम का क्या बोलते हैं मराठी में तर अंगात रिदम पहिल्यापासून आहे, तो उसकी वजह से वो बहुत आसान गया मुझे आगे। लेकिन जब थोड़ा सा एकेडमिकल लेवल पे सीखना स्टार्ट किया ना जी। तब देखा कि मेरे साथ में जितने लोग थे जो ये बैकग्राउंड लेके नहीं आए है मेरे जैसा, उनको बहुत तकलीफ हुई। उनको तब तकलीफ मतलब मैं बोल सकता हूँ, जो विदाउट बैकग्राउंड आया था ना, मेरे फ्रेंड्स आज तक म्यूजिक नहीं बना पा रहे। उसमें से बहुत सारे लोगों ने करियर भी चेंज कर दिया, क्योंकि उनका बैकग्राउंड वो नहीं था। उनको डायरेक्टली जाके आप कॉर्ड्स नहीं पता, उसको बेसिक से नॉलेज होना चाहिए, तो वो बेसिक नॉलेज वहाँ पे नहीं था। तो मैं वो भी देखा हो कि बहुत बच्चों का नुकसान भी हुआ है। तो उस वजह से मैंने क्या किया, मैंने पहले वो सारी चीजें उनकी क्लियर कर दी। अगर आपके पास म्यूजिकल बैकग्राउंड हो, म्यूजिकल बैकग्राउंड ना हो, आप यहाँ पे आओ, आपको पहले बैकग्राउंड दिया जाएगा। म्यूजिकल आपका वो सारा जो कुछ भी बेसिक चीजों की नीड है वो पहले मैं कवर कर लेता हूँ, महीना 2 महीना। भले एक आधा महीना मुझको लगा कि अभी नहीं हो रहा है, मैं एक आधा महीना एक्स्ट्रा लेता हूँ, किसी को मैं बैच शिफ्ट करके देता हूँ, लेकिन जब तक वो चीज कंप्लीट नहीं करता है ना तब तक मैं उसको आगे नहीं बढ़ने देता, क्योंकि आगे जाके वो एम्प्टी, मतलब क्या बोलते, खाली दिमाग लेके काम करना मतलब ही नहीं है। अगर उसके दिमाग में कुछ थोड़ा बहुत भी इंफॉर्मेशन गया है तो उसको यूटिलाइज कर सकेगा ना। इसलिए मैं बहुत सारी, मतलब अभी भी रिसेंट बैच में 2-4 दिन पहले भी मेरी एक बैच थी जो मैं 1 महीने से सिखा रहा हूँ, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था,
मैंने फिर से उनको रिटर्न कर दिया, क्योंकि वो टॉपिक क्लियर होना जरूरी चीज है। एग्जैक्टली। लेकिन उसमें सारे बंदे ऐसे नहीं थे, एक ही बंदा था जो करते ही नहीं थे, राइट। तो उनके लिए मैंने पूरा का पूरा टॉपिक उनको फिर से करने के लिए फिर बिठाया, रिपीट किया आपने। रिपीट किया, क्योंकि वो सीखेगा नहीं तो मतलब ही नहीं ना। हम्म। और फिर अभी जाके वो समझ में आ रहा है कि उनको दिक्कतें Yes. कहाँ पे आ रही थी, उनको पता क्या चलता प्रॉब्लम आ है। रहा था, हाँ। वो अभी अच्छे से कर रहे हैं। अभी जाके मुझको लग रहा है कि उनको रुकना नहीं रुकना पड़ेगा, नहीं क्योंकि चाहिए। अभी वो मतलब बेसिक से बेसिक चीजें उनको मालूम नहीं थी, अभी उनके हम्म। हाथ में आया है वो Right. चीजें। तो ये भी हम यहाँ पे करवा के लेते हैं कि बाबा ये- ऐसा नहीं कि शीट पे लिखा है ये टॉपिक है क्लियर करो, नहीं, बिल्कुल। क्योंकि मोटो यही है कि यहाँ से जाने के बाद बच्चों के हाथ में करियर होना चाहिए। एग्जैक्टली, दैट्स वेरी नाइस। अगर वो नहीं हुआ तो मतलब ही नहीं, यहाँ पे सीखो कहाँ पे भी जिंदगी में सीखो। राइट। मैं तो यही मानता हूँ, क्योंकि मेरे सामने मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स का मतलब लाखों लाखों रुपए देख के भी करियर नहीं बना। मतलब मैं अभी ट्रू मतलब ऐसा भी बोलता हूँ, अभी वो फ्रेंड मेरे सर्कल के सारे फ्रेंड्स को पता है, एडमिशन लिया, काम कर रहा था मेरे साथ में, मैं सीखता था सर के पास हमारे जी। तो वहाँ पे उसको बैकग्राउंड नहीं था, कुछ नहीं था, तो उसको हो नहीं पा रहा था। बाद में उसने वो प्रोडक्शन तो मेरे साथ कंप्लीट किया, लास्ट तक उसका गाना नहीं बना, फिर उन्होंने वो छोड़ दिया, और आज जाके अभी देखते हैं तो वो एक ठेले पे काम करता है। अभी भी आज भी जाके मुंबई में हम उसको वहाँ पे मिलते हैं, इतना कि मतलब 2-3 साल से हम साथ में थे, तो अभी भी मिलते हैं वहाँ पे जाके उसको। अभी बोलता है तेरा कैसा म्यूजिक का चल रहा है, उसको करना था लेकिन बैकग्राउंड की वजह से नहीं हो पाया। तो मैं वो चीजें देख के मैं यहाँ पे ये करता कि भाई यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे उसका टाइम वेस्ट नहीं करना है मुझे उसको देनी है तो चीजें अच्छी देनी है। भले एक चीज के लिए मैं काम करता हूँ, मेरे ये पापा की चीज है, मैं आपको बोल दूं कि भले कुछ भी हो जाए, इम्पोर्टेंट यही चीज है कि तुम जिसके पास भी सीखोगे, मतलब मैं बहुत सारे मेरे स्टूडेंट को बोल चुका हूँ, तुम जिसके पास भी सीखोगे, जहाँ पे भी सीखोगे, जिस भी एकेडमी में सीखोगे, उस एकेडमी को यही चाहिए, उस सर को यही चाहिए कि आपके मरते दम तक किसी एक पॉइंट पे आपको उस एकेडमी का और उस टीचर का नाम मुंह पे आना चाहिए कि अरे इस आदमी के पास में गया हो और मेरा अच्छा हुआ। राइट। इस एक लाइन के लिए मैं ये कर रहा हूँ, नहीं तो मेरे पास ऑप्शन तो बहुत है। मैं एज अ कंपोजर, एज अ रिकॉर्डिंग इंजीनियर तो बहुत बड़े स्टूडियो पे मैं जॉब करता ही था, आपको भी पता है जी। तो वो सारी चीजें मैं छोड़ के इस पॉइंट के लिए आया हूँ, बिल्कुल, क्योंकि वो भाई ये कुछ अलग से चीज है, ये बोलते हैं ना वो किक है, बिल्कुल, तो इसके लिए। यस। सो व्यूअर्स, आप जान सकते हैं कि जैसे आपने कहा कि आपके पिताजी ने ये कहा था कि एक पहचान बनती है आपकी, फिर भी आपको वो लोग याद रहते हैं जिनसे आप सीखे, जिस एकेडमी में आपने आपके बेसिक्स क्लियर किए और आपका रास्ता बनता गया आगे तक। तो बिल्कुल आखिरी पड़ाव में हम लोग इस पॉडकास्ट के, तो मैं आपसे एक सलाह चाहता हूँ यंगस्टर्स के लिए, जो यंग एस्पिरेंट्स हैं हमारे, कि आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? प्रोडक्शन के लिए तो मैं बेसिकली तो उनको बोलूँगा कि आप हर तरीके का गाना सीखो, समझ लो, सुनो, उसका लिरिक्स समझ लो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे सिर्फ गाना सुनते हैं, उसका सिर्फ रिदम और मेलोडी सुनते हैं, वो लिरिक्स क्या लिखा है, वो लिरिक्स की वजह से उन्होंने कॉर्ड्स में क्या चेंजेस किए है, उस लिरिक्स की वजह से कुछ स्ट्रिंग्स में कुछ चीज़ें अप होके कुछ डाउन हो रहा है। आप ये सारी चीज़ों को स्टडी करना स्टार्ट करो प्रोडक्शन में, ना कि सिर्फ 4 कॉर्ड बज रहे हैं उसके नीचे कुछ डिचिक 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 बज रहा है। हर एक लिरिक्स के हिसाब से गाने में निखार लाया जाता है, हर मतलब लिरिक्स के साथ हमारे पास ऐड होता है कि उसके अरेंजमेंट कैसे रहेगी, फिर उसके कॉर्ड प्रोग्रेशन कैसे रहेगी, मेलोडी के हिसाब से लिरिक्स कैसे रहेगा, ये सारी चीज़ें सीखना अच्छा है, और हर एक जॉनराज का सीखो। और इसमें तो हमारे इंडिया में बहुत सारे बाप लोग होके गए, मतलब मैं बोलूँ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हो गए, फिर कल्याण जी आनंद जी हो गए, सबसे मेरे फेवरेट ज़्यादा तो आर.डी. बर्मन जी, कि मैं उनसे थोड़ा ज़्यादा इंस्पायर हूँ। फिर इलियाराजा हो गए, जिन्होंने हमें स्ट्रिंग्स से ज़्यादा इंट्रोड्यूस किया जी। तो ये सारी चीज़ें आप उनको स्टडी कर सकते हो। कोई सीन भी देखते हो ना मूवी का, वहाँ पर भी कुछ बैकग्राउंड बजता है, उस बैकग्राउंड वहाँ पे क्यों यूज किया है, उसमें उसने वो कॉर्ड क्यों यूज किया है, ये क्वेश्चन आना जरूरी है, ना कि सिर्फ आप प्रोडक्शन के स्टूडेंट हो और आप सिर्फ उसको देख रहे हो और आप भूल जा रहे हो, मतलब नहीं। एंड सर मुझे एक क्वेश्चन था, लाइक ऑब्वियसली इट्स एन एंड, तो आपका क्या ड्रीम है, मींस
कि आप क्या कैसे देखते हो मतलब चीज़ों को एंड आप कैसे सब कुछ विजुअलाइज करते हो? क्या है मेरा ड्रीम तो म्यूजिक अच्छा म्यूजिक बनाने का है, और वो तो चालू है कंटिन्यूसली। काम कर रहे हैं, बहुत सारे Yeah. फ्रेंड्स के काम आते हैं, पर्सनल काम आते हैं, यहाँ पे स्टूडियो में काम आते हैं, वो जी। सारे हम मैं और मेरे जो साथी है हम दोनों मिलके यहाँ पे काम करते हैं। तो 3 लोग हैं हम जहाँ पे हम काम करते हैं। वहाँ पे प्रशिक आदित्य है जो हम मिलके काम यहाँ पे स्टूडियो का सारा करते हैं। तो हम वहाँ पे वो चल ही रहा है, उसके साथ कुछ मतलब ऐसा नहीं। लेकिन ड्रीम अगर ऐसा बोलोगे तो मुझे लग रहा है कि मुझे देखना है कि मेरे स्टूडेंट्स जाके किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे बड़े मूवीज के लिए काम करें, क्योंकि मैं तो करके आया हूँ। मैंने बहुत सारा रिकॉर्डिंग सब कुछ देखा है। मुझे जितना चाहिए था उससे ज्यादा मैंने किया। तो मैं देखना चाहता हूँ कि वो भी करे। मतलब मैं सोचा था कि एक छोटा मोटा गाना बनाऊंगा, कुछ करूंगा, ये सोच ही छोटी थी क्योंकि बैकग्राउंड पहले से उतना यूज नहीं था। लेकिन मैंने ज्यादा किया क्योंकि म्यूजिकल बैकग्राउंड होने की वजह से। अभी मेरी सोच ये है कि मैं जिस जगह पे गया था उसके ऊपर मेरा स्टूडेंट होना चाहिए, और मेरे अभी स्टूडेंट वैसे काम करे। मतलब मैं अंधेरी के एक स्टूडियो में था जॉब करने के लिए। के बाद वहाँ पे ना बहुत सारा मूवी का और ये सारा काम होता था। फिर वहाँ पे ज़्यादा तो थोड़ा बहुत डबिंग का और ये सारी चीज़ों का काम होता था। मैंने वहाँ पे हिंदी मूवीज़ के लिए काम करना स्टार्ट किया था। तो मैं जहाँ पे जिस स्टूडियो में काम करता था अभी उसी सेम स्टूडियो में मेरा स्टूडेंट काम करता है एज इंजीनियर। तो ये मेरे लिए बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया चीज़ है। और एक दूसरी चीज़ है कि मेरा स्ट्रगल टाइम जब था तब एक एड एजेंसी है, सरेआम उनका नाम तो ऐसे नहीं बोल पाएंगे, लेकिन एक एड एजेंसी है जी। तो वहाँ पे टीवी के बहुत सारे एड्स चलते हैं। तो मेरे पहले स्ट्रगल टाइम में जहाँ पे मैं टीचिंग या म्यूजिक प्रोडक्शन सीखा नहीं था या कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, उस टाइम पे मैं वहाँ पे बहुत टाइम से पिच कर रहा था कि मुझे मिले और मुझे मिला नहीं जी। एंड तक मुझे वो नहीं मिला। मैं वहाँ पे काम करना चाहता था, लेकिन मेरा एक स्टूडेंट 1.5 साल से मेरे साथ था। 1.5 साल तक, मतलब उसका 1.5 साल का कोर्स था, 1 साल का कोर्स था, और वो 6 महीने या 4-5 महीने अभी याद नहीं है मेरे साथ एज असिस्टेंट था। तो मैंने उसको ऐसे बोला कि भाई तू वहाँ पे पिच कर ले। तो उसने वहाँ पे पिच किया, उसको मिला, तो खुश हो गया। अरे वो वहाँ पे लग गया मेरी जगह पे। लगा भाई वहाँ पे वो मेन प्रोड्यूसर हो गया। क्या बात। वो वहाँ पे अभी चीफ प्रोड्यूसर है। वो अभी म्यूजिक बनाने का भी काम नहीं, उसको सिर्फ मॉनिटरिंग करने का काम है। तो वो अच्छी चीज है कि भाई मैं वहाँ पे मैं जाना चाहता था, वहाँ पे मेरे स्टूडेंट जाके काम कर रहे हैं। इससे बढ़िया क्या चीज होगी। अवधूत सर, एक सवाल ऐसा है कि ये कोर्स जब कोई एनरोल करता है तो उसने कौन कौन से पॉइंट संभालने चाहिए, कौन कौन से पॉइंट उसने ध्यान में रखने चाहिए? सबसे तो मैं ऐसा सोचूंगा कि म्यूजिक ही इम्पोर्टेंट है इसमें जी। तो आप मैं वही कि जॉनरा सिर्फ एक दिमाग में सोच के आप कहाँ पर भी मत जाओ। दूसरी चीज है कि किसी के नाम की वजह से किसी भी जगह पे मत जाओ जी। तीसरी चीज है बड़ा देख के किसी भी जगह पे मत जाओ। देखो वहाँ की ट्रीटमेंट, वहाँ का सिलेबस और वहाँ के सक्सेस स्टोरीज, और जेन्युइनली वहाँ के स्टूडेंट्स के रिव्यू। क्योंकि क्या होता है कहाँ पर भी स्टूडेंट मेन चीज है माउथ पब्लिसिटी के लिए। अभी अगर मेरी तरफ से मेरे कोई स्टूडेंट हर्ट हुए ना, वो कभी भी दूसरे स्टूडेंट को, कोई नया एडमिशन लेने वाला है ना, उसको वो चीजें अच्छे से नहीं बताएंगे। उसमें उसके मन में वो चीजें होगी। मेरे पास से वो स्टूडेंट जाके कुछ अच्छे पैमाने पे काम कर रहा है, उसका म्यूजिक का करियर अगर बढ़ गया है, वो अच्छा ही बोलेगा जाके। तो आपको एकेडमी मैटर करनी है या आपकी ग्रोथ मैटर करनी है, वो मेन है। ये बहुत इम्पोर्टेंट। आपको वो टीचर मैटर करना है, आपका टीचर का सिखाया हुआ काम मैटर करना है, ये इम्पोर्टेंट है। वहाँ पे वही देखना चाहिए। एक तो मेन चीज है कि जैसे कि म्यूजिक कितना सीखना मिलेगा, प्लस आपके क्लास में जो कुछ भी आपके साथ में और भी स्टूडेंट आएंगे, वो स्टूडेंट कैसे आएंगे, किस बैकग्राउंड से आएंगे, क्योंकि वो म्यूजिकल माहौल भी होना जरूरी चीज है। अगर क्लास में आप ही एक म्यूजिक करने वाला, बाकी कोई भी आके बैठा है, मतलब नहीं, वो पूरा म्यूजिकल माहौल वाला चीज होना चाहिए। यस, इस वजह से क्या होता है, अगर वो अरे भाई वो कॉर्ड कर रहा है सर ने सिखाया, मेरे को भी करना चाहिए, दिन रात तक मैं बैठूंगा, सही है ना। बराबर। तो अगर वो कुछ अलग चीज कर रहा है, अरे ये मेरे को नहीं आता, सिखाओ। एटमॉस्फेयर ऐसा ही हेल्दी रखता हूँ, क्योंकि उनको एक दूसरे को मैं एक दूसरा पॉइंट सिखाने के लिए बोलता हूँ। मतलब हमारे इंस्टा पे वीडियोस भी देख सकते हो, मेरे स्टूडेंट को मैंने टॉपिक दिए जी, और चालू क्लास में बोला सिखा,
कल मैंने जो सीखा है सीखा Yes. क्लास में, तो इस वजह से क्या है, वो भी Yes. प्रैक्टिस करके आना Yes. स्टार्ट हो गए। Once सर कभी क्या बोलेंगे पता नहीं उनको। once teaching, twice learning. हाँ, Yes. तो वो खुद से अभी स्टडी बहुत ज्यादा करके आ रहे हैं कि हम्म। अरे हमें भी आज सिखाने के लिए बोला, इनको तो क्या होगा। बराबर, तो ये तो उस वजह से वो भी डेवलप हो रहे हैं उनके ये साथ। काफी इंटरेस्टिंग स्टाइल है। एक बिल्कुल। कॉन्फिडेंस पे बिल्ड होता है। हाँ, मैंने explain बहुत करने टाइम का। से, मतलब अभी तक तो बहुत सारे वीडियोस है हमारे की हम्म। स्टूडेंट को बोला है, और वो ऐसा नहीं कि प्रिपेयर करके आओ और बोलो। राइट। एक 2-4 दिन पहले सीखा हुआ टॉपिक है, पेन दिया हाथ में, चलो कैमरा लेके मैं खुद खड़े रह के, नहीं ऐसा नहीं कि किसको बुला के कैमरे पे, यस। खुद खड़े रह के ऐसे मोबाइल लगा के हाँ करो सिखाओ। कुछ Yes. प्रॉब्लम आए तो मैं भी बोला उसमें, हाँ स्टूडेंट को दिक्कत तो आएगी, ऐसा नहीं कि वो इतना, लेकिन बराबर। 70 to 80% वो अच्छा काम करते हैं उसमें, बढ़िया। अच्छे से सिखा पाते हैं। यस। और वो जो टॉपिक में जिस स्टाइल से पढ़ा था वो एग्जैक्ट स्टाइल कॉपी करके वो मेन चीज है। अवधूत सर, जैसे जैसे आपसे बात हो रही है और इतनी बातें हमने की है, वी केम टू नो कि आपको एक बहुत इस फील्ड का थोरो नॉलेज है। प्रैक्टिकली जो आप सीखे हो वो चीज़ आप अगली जो जनरेशन है उसको सिखाना चाहते हो, सिखाते भी हो, और उस चीज़ को आपने मास्टर किया है। इतनी सारी चीज़ें व्यूअर्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इतनी सारी चीज़ें हम आज यहाँ पे सीखे हैं कि बहुत सारे टेक्निकल एस्पेक्ट ऐसे होते हैं जिसके बारे में सिर्फ सुना होता है। आज हाँ। हम उस चीज़ को जान पाए हैं, और उस चीज़ का क्रेडिट बिल्कुल आपके लिए है अवधूत सर, क्योंकि Thank ये you. चीज़ें जानने की ज़रूरत है और इस चीज़ को बताने की भी ज़रूरत है। हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, आप Thank यहाँ you, पर sir. आए। वी आर वेरी वेरी थैंकफुल टू यू। Yes. थैंक यू टू द ऑडियंस, आपने इस पॉडकास्ट को सुना, और जल्द ही मिलते हैं हम अगले पॉडकास्ट पे, है ना मानसी? Yes. यस।